नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ घंटे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली में दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। जहांगीरपुरी में दंगा मचाने वाले 5 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगाया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जहांगीरपुरी दंगों की डिटेल रिपोर्ट मिलने के बाद होम मिनिस्ट्री ने यह कड़ा फैसला किया। इसके अलावा दिल्ली दंगों के आरोपी सोनू शेख को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि सोनू उर्फ इमाम यूनुस ने यह कबूल कर लिया कि शोभा यात्रा पर उसने फायरिंग की थी। सोनू शेख ने बताया कि उसने जिस पिस्टल से फायरिंग की वो पिस्टल उसे गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली से मिली थी और इसके बाद पुलिस ने गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे पूछा जाएगा कि हथियार कहां से आए। आज हुई इस गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली के दंगों में कुल 26 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इनमें से 5 के खिलाफ NSA लगाया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके के CCTV फुटेज जब्त कर लिए हैं। मोबाइल फोन्स पर जो वीडियो बनाए गए थे उन्हें सीज कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर दंगे के जो वीडियोस अपलोड किए गए थे उनके एक एक फ्रेम को चेक किया जा रहा है। मेरे पास आज ऐसे कई वीडियोस हैं जिन्हें देखकर दंगे की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। ये नए वीडियोस हैं। पहला वीडियो उस वक्त का है जब हनुमान जी के रथ पर कुशल चौक के आसपास की बिल्डिंग से पत्थर और कांच की बोतलें बरसाई जा रही थी। दूसरा वीडियो पत्थरबाजी शुरू होने से ठीक पहले का है, जिसमें साफ दिख रहा है कि पत्थरबाज कहां से आए, पत्थरबाजी कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की। और तीसरा वीडियो उस वक्त का है जब भारी पुलिस फोर्स वहां पहुंच चुकी थी। चौथा वीडियो उस वक्त का है जब पत्थरों के साथ लाठियां, तलवारें और गोलियां चलने लगी। इन वीडियो से बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज मैं आपको जो वीडियोस दिखाऊंगा उनसे पता लग जाएगा कि दंगा अचानक भड़का था या पहले से प्लानिंग की गई थी। अचानक इतने पत्थर कहां से आए, तलवारें कहां से आई, फायर आर्म्स कहां से पहुंचे, दंगे का सामान पहले से कैसे और कहां इकट्ठा किया गया था, कहां छुपाया गया था, पहले पत्थरबाजी किस तरफ से शुरू हुई। इन तमाम सवालों के जवाब आपको अगले कुछ मिनटों में मिल जाएंगे। तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। जहांगीरपुर हिंसा का पहला वीडियो कुशल चौक के पास का है। दंगा शुरू होने से ठीक पहले का है। शोभा यात्रा चौक के पार जा चुकी थी, उसी वक्त पीछे से हमला हुआ। मस्जिद की तरफ C ब्लॉक में रहने वाले लोग अचानक कुशल चौक पर जमा हुए। चाचा गलत हो रहा है, चाचा देख रहे हो। वीडियो में एक शख्स कहता सुनाई दे रहा है, चाचा गलत हो रहा है, देख रहे हो। उड़ जाओ। ये वो शख्स है जो शोभा यात्रा को खींच रहा था। इस वीडियो में दिखाई देता है कि कुछ लोग छतों पर पहुंच गए, पत्थर फेंकने शुरू किए। नीचे रथ पर हनुमान जी की मूर्ति थी। अचानक पत्थर चलने लगे तो भीड़ तितर बितर हो गई। शोभा यात्रा में शामिल लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी होने लगी, कांच की बोतलें फेंकी गई। और जैसा मैंने आपको बताया, इस वीडियो में कुछ लड़के कहते सुनाई दे रहे हैं कि चाचा ये ठीक नहीं हो रहा। इस वीडियो में आपको सड़क पर कांच की बोतलें टूटने की आवाज सुनाई देगी। तभी 2 लोग हिम्मत करके बजरंगबली की मूर्ति को खींच कर ले जाते हैं। उस वक्त भी बजरंगबली की मूर्ति पर कांच की बोतलें और पत्थर बरसाए जाते रहे और ये कौन कर रहा है ये साफ दिखाई देता है। चाचा चलो चलो, अरे और साइड आको रैली नहीं अलग भी। ओ भाई और रैली भाई को इधर ले आ। सब इधर आ, इधर आ। चाचा गलत हो रहा है, चाचा देख रहे हो। उड़ जाओ काका, उड़ जाओ।
हिंसा के इस वीडियो में गोली चलाने की आवाज भी सुनाई देती है। चलो चलो आ रहे और साइड आको रैली नहीं जा लग भी। पुलिस को हिंसा का जो दूसरा वीडियो मिला है वो भी इसी जगह का है, लेकिन पथराव से ठीक पहले का है। उस वक्त शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से गुजर चुकी थी। पीछे से भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सी ब्लॉक की तरफ से हजारों की भीड़ सड़क पर आती दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं कि जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हजारों की भीड़ है। पुलिस वालों की संख्या कम है, क्योंकि पुलिस को इस तरह की हरकत का अंदाजा नहीं था। भीड़ उग्र है। पुलिस के कुछ जवान और कुछ लोकल लोग इस भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि वो नाकाम हो गए। भीड़ पुलिस का घेरा तोड़कर बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करती दिखाई देती है। नारे सुनाई देते हैं। इसी बीच पास की मस्जिद से अजान की आवाज आने लगती है। इसके कुछ देर बाद का एक वीडियो भी पुलिस को मिला है। इस वीडियो की जांच की जा रही है। दंगे की खबर मिलने के बाद पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया था। भारी संख्या में पुलिस बल के पहुंचने के बाद भीड़ तो तितर-बितर हो गई, लेकिन तब तक इलाके में बिल्डिंग्स की छतों से पत्थरबाजी शुरू हो चुकी थी। अंधेरा हो चुका था। पुलिस सड़क पर थी और पत्थरबाज बिल्डिंग्स की छतों से हमला कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, बोतलें फेंक रहे थे। पुलिस भी टीयर गैस के गोले छोड़कर उन पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी दूसरी तरफ से फायरिंग की आवाज आती है और पुलिस के जवान रुके हुए दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों से कई सवालों के जवाब मिले। पहली बात तो यह कि दावा किया गया था कि मस्जिद पर झंडा फहराने की कोशिश की गई थी। तब मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोगों ने इसका विरोध किया, वहीं से बात बिगड़ी। लेकिन वीडियो साबित करते हैं यह दावा गलत है। मस्जिद के सामने तो कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से निकल चुकी थी, चौक पर पहुंच चुकी थी। तब तक शांति थी, अमन था। इसके बाद पीछे से हमला हुआ। दूसरा इल्जाम यह था कि पत्थरबाजी शोभा यात्रा में शामिल लोगों की तरफ से शुरू हुई, लेकिन वीडियोज संकेत देते हैं कि यह बात भी ठीक नहीं है। पत्थरबाजी मुस्लिम बस्ती से निकले लोगों ने शुरू की। मस्जिद की तरफ से पत्थर चले, छतों से कांच की बोतलें और बड़े बड़े पत्थर शोभा यात्रा पर फेंके गए। इससे पहले दिन में 2 शोभा यात्राएं गुजर चुकी थी, उनमें भीड़ ज्यादा थी, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हुआ। शाम को जो शोभा यात्रा निकल रही थी, इसमें कम लोग थे, गिने चुने लोग थे जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे, जो हनुमान जी की मूर्ति को खींच रहे थे। उन पर हमला हुआ। हनुमान जी की मूर्ति को भी निशाना बनाया गया। हनुमान जी की जिस मूर्ति पर पथराव हुआ, जिस रथ को तोड़ा गया, वो मूर्ति और रथ अब भी इसी इलाके के मंदिर में रखी है। इलाके के लोगों में अभी भी डर है, दहशत है। उनका कहना है कि अगर इस तरह से साजिश के तहत हिंदुओं पर हमला होगा तो फिर इस इलाके में वो लोग मिलजुल कर कैसे रहेंगे, बेखौफ होकर कैसे रहेंगे। जहांगीरपुरी का जी ब्लॉक है और यहां पर शोभा यात्रा निकालने वाले लोग रहते हैं। शोभा यात्रा में इन्हीं हनुमान जी की मूर्ति को निकाला गया
और अभी फिलहाल हनुमान जी की मूर्ति में कई जगह हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया, इनके ऊपर भी पत्थर जो है वो फेंके गए। दूसरा, हनुमान जी की मूर्ति को जो सामने आप ये रथ देख रहे हैं, इस पर शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा जब निकाली गई तो किस कदर हमला हुआ ये तस्वीरें आपको बयां करेंगी। पूरा रथ जो है वो तोड़ा गया है और इसके ऊपर काफी सारे ईंट पत्थर जो हैं अभी पड़े हुए हैं। हमारा रास्ता ही वहीं से है, तो हम तो अब आएंगे ना, सुबह निकले तो हम अपने घर आएंगे, मरते रखेंगे, तो ये बात है। अब वो कह रहे थे यहाँ रुक जाओ, यहाँ मत करो, यहाँ रोको मत, आई तो रहे, और हम जय श्री राम क्यों ना बोले, हम अपना धर्म क्यों ना करें, ये बात है। और उनको इस बात की चिढ़ है। किस बात की चिढ़ है? तुम भी अपना धर्म करते हो, हम भी अपना धर्म करते हैं, तुम अपने जैसे रहे, हमें भी जैसे रहने दो, हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। पुलिस फोर्स है, जब तक सुरक्षित है, क्या पता अभी पुलिस फोर्स अगर हट जाए कल क्या होगा, कुछ पता नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही दहशत है, दहशत है। बस हम अपने पूजा पाठ ढंग से तरह से करें। अभी देख रहे हैं अपने खुले आवाज से कर रहे हैं, हम अपने लगा ले, फिर जब पुलिस के ऊपर गोली चल सकती है तो हम लोगों के ऊपर भी गोली चल सकते हैं। अभी तक पुलिस वाला है, सब लोग है, चलो हम सोचते हैं कोई, अब जब वो हट जाएंगे, सारे मिलिट्री वगैरह हट जाएंगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग? किन लोगों से डर है आपको, खोल के बताइए। अब किन लोगों से? अब जो है, जो आतंकवादी है जो है, उन्हीं लोग से डर लगता है। मैं जो झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते, हम तो नहीं करते लड़ाई किसी से। अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जिससे साफ हो जाएगा कि अचानक लाठी, डंडे, तलवारें और बंदूकें कहां से आई। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जब शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से गुजरकर चौक तक पहुंच चुकी थी, उस वक्त तक हालात शांतिपूर्ण थे। इसके बाद अचानक माहौल बिगड़ा। अचानक मस्जिद की तरफ से भीड़ ने हल्ला बोला, पीछे से शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। शोभा यात्रा में शामिल कुछ लोग जो पीछे रह गए थे, पहले उनके साथ झगड़े की शुरुआत हुई। उसके बाद रोड की लेफ्ट साइड से यानी जामा मस्जिद की तरफ से अचानक कई लोग निकले और शोभा यात्रा के पीछे चल रहे लोगों पर हमला कर दिया। इसके बाद छतों से पत्थरबाजी होने लगी और कुछ ही देर में माहौल खराब हो गया। मस्जिद की तरफ से निकलकर जो लोग शोभा यात्रा पर हमला कर रहे थे, उनके हाथ में लाठी, डंडे और दूसरे हथियार दिखाई देंगे। रोड की एक तरफ मस्जिद है और एक दूसरे से सटे मकान है और दूसरी तरफ कुशल सिनेमा हॉल है। वैसे तो रोड काफ़ी चौड़ी है, लेकिन इस पर कबाड़ियों ने कब्जा किया हुआ है और इन कबाड़ियों का रिंग लीडर वही मोहम्मद अंसार है, जिसे इस दंगे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक सफ़ेद रंग की गाड़ी रोड के किनारे खड़ी आपको दिखाई देगी। पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन कोई गाड़ी को वहाँ से हटाने की कोशिश नहीं करता। कार के बगल में एक लड़का खड़ा है। जब भीड़ पत्थरबाजी कर रही थी, उसी वक्त लड़का नीचे झुकता है और गाड़ी के नीचे से तलवार निकालता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पत्थरों के अलावा लाठी, डंडे और तलवारें भी पहले से जमा करके रखी गई थी। इस वीडियो की अगर हम बात करें, ये वीडियो जो ये सी ब्लॉक है जहांगीरपुरी का, इस मस्जिद के पास का ये वीडियो है और ये ताजा वीडियो है जिसमें ये पता लगता है कि जिस तरीके से एफआईआर में लिखा गया है, जो शिकायत दी है पुलिसकर्मी ने, जिस तरीके से शोभा यात्रा जब यहां से निकल रही होती है तो उसका सिर्फ जो पिछला हिस्सा बचा होता है उस पर अचानक से हमला किया जाता है। और ये भी जो जांच है उसमें सामने आया है कि अंसार और उसके 4 साथी सबसे पहले हमला शुरू करते हैं और उसके बाद बड़ी भीड़ जो होती है वो शोभा यात्रा के पीछे पथराव कर देती है। लोग जो हैं वो इस सड़क की तरफ से, मस्जिद की तरफ से, और जो दूसरा ये कुशल सिनेमा है उसके सामने, यहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम वीडियो के एंड में बात करें तो वीडियो के एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकलकर सामने आती है कि एक दंगाई जो कि मस्जिद के पास खड़ा होता है वो झुकता है। वहां पर एक सफेद रंग की कार खड़ी होती है और वो उस कार के नीचे से तलवार निकालता है और उसके बाद हमला किया जाता है। इससे ये साफ होता है कि ये अचानक से होने वाला दंगा नहीं है, बल्कि इसके लिए सोची समझी एक साजिश थी और पहले से हथियारों को इकट्ठा कर छिपा कर दंगे के लिए रखा गया था। ये वीडियोज और हमारे संवाददाताओं की तहकीकात काफी कुछ साफ कर देती है, लेकिन मैं अब आपको दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। इस इलाके में जो लोग रहते हैं, जिन पर इल्जाम लगे हैं पत्थरबाजी के, वो अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। सारा फसाद मस्जिद के पास हुआ, मस्जिद से पत्थर बरसाए गए। आज हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने जामा मस्जिद के सेक्रेटरी से बात की
उनसे पूछा मस्जिद से पथराव कौन कर रहा था, पत्थर कहाँ से आए थे, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत मरम्मत का काम चल रहा था, उसकी कुछ ईंटें हो सकती हैं, बच्चों पर हमला हुआ तो उन्होंने बचाव में ईंटें फेंक दी होंगी। मस्जिद में तो कोई पत्थर ऐसा है नहीं, क्योंकि स्टूडेंट का काम चल रहा है, चिनाई का काम चल रहा है मस्जिद में। एक आध रोड़े पड़े हो तो नहीं कर सकते, बाकी छतों पे किसी के पत्थर तो ऐसे नहीं मिले। तो यानी आप ये कह रहे हैं जो आपकी तरफ वाला पक्ष था, या ये कहें कि जो मुस्लिम समाज से जुड़े लड़के थे या बुजुर्ग थे या बड़े थे, जो भी तबका था, उनकी तरफ से जो है पत्थरबाजी तब हुई जब पहले शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने पत्थरबाजी। जी बिल्कुल, पहल उन्होंने किया, और उसके बाद फिर आपने अपने बचाव में बच्चों ने भी, बच्चे तो बच्चे हैं। हाँ, कितनी उम्र के होंगे बच्चे? वही 18, 19 साल, 20 साल, 25 साल। मस्जिद के सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि मस्जिद में मरम्मत का काम हो रहा था, उसकी कुछ ईंटें वहां पड़ी थी, हो सकता है बच्चों ने वो फेंक दी हो। लेकिन या तो सच जानते नहीं या बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस को एक ऐसा वीडियो भी मिला है जिसमें कुछ लड़के लाठी डंडे लेकर रात में घूमते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो दंगे से एक दिन पहले का है, इसलिए पुलिस का शक यह है कि दंगे की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी और इसके लिए तैयारी की गई। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो 15 अप्रैल की रात 2:15 बजे की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि रात के 2:11 का वक्त है और सड़क पर 4-5 लड़के दिखाई दे रहे हैं। ये लोग वहां बने कबाड़ की टेम्पररी दुकानों से लाठी और डंडे निकाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने लड़कों को रात में लाठी डंडे इकट्ठे करते हुए देखा था, उन्होंने इसका विरोध भी किया था, इन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग झगड़े पर उतर आए तो फिर बाकी लोग चुप हो गए। अब पुलिस इस मामले में लोकल लोगों से पूछताछ कर रही है, उनके बयान दर्ज कर रही है। रात 2 बजे का और सीसीटीवी आया जिसमें कुछ लड़के जो हैं डंडे और पत्थर। देखिए, जो भी एलिमेंट आइदर डिजिटल फॉर्म में या प्रिंट फॉर्म में या इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, उसका आकलन बहुत सीरियसली हम लोग कर रहे हैं और उसको इन्वेस्टिगेशन में एग्जामिन कर, सारी चीजें इन डिटेल एग्जामिन हो जाएंगी। जो वीडियोस मैंने आपको दिखाए वो उस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शोभा यात्रा के आखिरी चरण में चारों तरफ से पथराव हुआ, कांच की बोतलें फेंकी गई। जवाब में इलाके के मुस्लिम नेताओं का कहना है कि शोभा यात्रा के लिए तो परमिशन नहीं ली गई थी, हिंदुओं ने बिना परमिशन की यात्रा क्यों निकाली। हिंदू समर्थकों का कहना है कि मान लीजिए परमिशन नहीं थी तो क्या आप शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाएंगे। हिंदू नेता तर्क देते हैं कि शुक्रवार को कई जगह सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है, इसके लिए परमिशन नहीं होती, लेकिन हिंदुओं ने तो कभी उन पर पत्थर नहीं बरसाए। मुस्लिम भाई कहते हैं कि हनुमान जी की शोभा यात्रा निकालने वालों के पास तलवारें थी, तमंचे थे। जवाब में शोभा यात्रा निकालने वाले कहते हैं कि यह सब रामलीला का सामान था, तलवारें, तीर कमान सब आर्टिफिशियल थे, नकली थे। फिर वो कहते हैं कि मुसलमानों ने तो असली पिस्तौल से गोलियां चलाई, पुलिस वालों को घायल कर दिया। तो दोनों तरफ से इस तरह के जो तर्क किए जा रहे हैं उनका कोई अंत नहीं है, कोई अपना कसूर मानने को तैयार नहीं है। बड़ा सवाल यह कि क्या इन दंगों को भड़काने के पीछे एक बड़ी साजिश थी? क्या इस इलाके के लोगों को हथियार सप्लाई किए गए थे? शोभा यात्रा पर हमला करने के लिए उकसाया गया था? हालांकि पुलिस की जांच अभी जारी है, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि इन दंगों के पीछे, इनकी टाइमिंग के पीछे एक बड़ी साजिश थी। ये दंगे अचानक नहीं भड़के और साजिश का शक इसलिए गहरा हो गया क्योंकि जिस दिन दिल्ली में दंगा हुआ उससे कुछ घंटे पहले दिल्ली में जहरीली तकरीरें हुई थी, खुलेआम हिंदुओं को धमकी दी गई थी, आरएसएस का नाम लेकर एक्शन की चेतावनी दी गई थी। इल्जाम यह लग रहा है कि इस दंगे के पीछे भी पीएफआई का हाथ हो सकता है। बीजेपी के नेताओं ने तो पीएफआई पर बैन लगाने की भी मांग की है और उसकी वजह यह है कि दिल्ली में 16 अप्रैल को पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई ने जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। यह वीडियो जहांगीरपुरी में हुए दंगे से कुछ घंटे पहले का है, 16 अप्रैल की दोपहर का है। जंतर मंतर पर एसडीपीआई का प्रोटेस्ट हो रहा था। यहां आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठनों के साथ साथ योगी और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगे, बीजेपी की बर्बादी की दुआएं मांगी गई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, बीजेपी हो बर्बाद हो बर्बाद।
यहां आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन बताया गया। एसडीपीआई के नेताओं ने साफ कहा, अगर आरएसएस के संगठन पर लगाम न लगी तो फिर मुसलमानों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी मुर्दाबाद, और उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी पर उतर आए तो सबको ठीक कर देंगे। ये हम आपको भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन आतंकवादी जो तंजीमें हैं उन पर बैन लगाए, जैसे आरएसएस है, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और बहुत सारी तंजीमें जो हिंदुत्ववादी ये भारत के अंदर अमन चैन खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि या तो इन पे पाबंदी लगा दे, वरना हमारे हाथ पीछे नहीं बंधे हुए, हम अपने दिफा के लिए खड़े हो गए तो फिर आपको संभालना भारी पड़ेगा कि भारत के अंदर न मुसलमान हिफाजत से है, न सिख हिफाजत से है, न ईसाई हिफाजत से है, न आदिवासी हिफाजत से है और न दलित हिफाजत से है। मैं आप लोगों के माध्यम से एसडीपीआई के बैनर से मैं ये मांग करता हूं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से कि या तो इन आतंकवादियों पे बैन लगाए, वरना फिर हमारी अपने बचाव के लिए जो हम कोशिश करेंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। पीएफआई ने आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की तो बीजेपी ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग शुरू कर दी। दिल्ली से बीजेपी के एमपी रमेश विधुड़ी कह रहे थे कि करौली से लेकर दिल्ली तक हर जगह हिंसा में पीएफआई का नाम क्यों आता है। पीएफआई के रोल की जांच होनी चाहिए। सुबह पीएफआई के नेता धमकी दें और शाम को दंगा हो जाए, ये संयोग नहीं हो सकता। पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, और जब तक पीएफआई को बैन नहीं किया जाएगा देश के अंदर, कोई भी एंगल निकाल के लीजिए, राजस्थान के करौली के एंगल लीजिए, वो पहले ही चिट्ठी लिखते हैं डीजी डीआईजी को कि इस प्रकार की शोभा यात्राएं अगर निकलेंगी तो दंगे होने की आशंका है। इसका मतलब वो प्रिपेयर्ड थे, तैयार थे इस बात को लेकर। केजरीवाल जैसी भाषा बोल रहे थे, देखो हम तो पहले ही कह देते। केजरीवाल का स्टेटमेंट आया था, सतेंद्र जैन गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि एक दिन होंगे ही वो हवाला कांड के अंदर। तो अपने पहले ही सेफ्टी के लिए इस प्रकार के बयानबाजी करने का तथ्य है कि पीएफआई इसमें इन्वॉल्व थी। और ये जो लोग पाले जाते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं बांग्लादेशी, रोहिंग्या ऐसे प्रकार के लोग, उनको पालकर अवैध काम करने के लिए संरक्षण दिया जाता है, पैसा इनके मजबूत होता है, तो पीएफआई की फंडिंग के कारण ही होता है कि एसडीपीआई उसी दिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए और लोगों को उकसाने के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं, तो ये एंगल 100% मिलेगा। इसलिए सख्ती के साथ में पुलिस को, कानून को काम करना चाहिए और ऐसे दंगाइयों को अब ज्यादा समय देने का वक्त नहीं रहा है। वैसे पुलिस पीएफआई के रोल की जांच कर रही है। सरकार ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि दिल्ली के दंगों के जिन 5 आरोपियों के खिलाफ आज होम मिनिस्टर ने एनएसए लगाया है, जिन्हें मेन एक्यूज बताया गया है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनके किससे कनेक्शन है। दंगे का मास्टरमाइंड मोहम्मद अंसार है। फायरिंग करने वाला सोनू शेख है। सोनू शेख का भाई सलीम शेख है। दिलशाद और अहीर नाम के जो आरोपी हैं, इन 5 पर एनएसए लगाया गया है। तो एक एक करके हम इनकी बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद अंसार के खिलाफ पुलिस ने जो डोजियर तैयार किया है, उसमें बहुत सारी चौंकाने वाली डिटेल्स हैं। 12 पेज का ये डोजियर है। अंसार की पूरी जन्म कुंडली है। अंसार का परिवार पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, लेकिन वो दिल्ली में पैदा हुआ। सिर्फ 4वीं क्लास तक पढ़ा है। कबाड़ी का धंधा करता है, लेकिन उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। दिल्ली पुलिस के डोजियर के मुताबिक पैसे कमाने के लिए वो काफी उम्र से ही कम उम्र में गैर कानूनी कामों में लग गया था। सबसे पहले 2009 में उसे चाकूबाजी के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था। उसके बाद अंसार के खिलाफ सट्टा और नशे के कारोबार के इल्जाम लगे। 2018 में उसे गैर कानूनी हथियार रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। अंसार ने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करके वहां लोगों को छोटे मोटे धंधे करने के लिए जगह किराए पर दी है। वो लोगों से पैसे वसूलता है और बदले में प्रोटेक्शन देता है। वसूली के पैसे से वो गरीबों की मदद भी करता है। उसने इलाके में अपनी इमेज रॉबिन हुड की बनाई है, और वो कितना उस्ताद है इसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि अंसार ने अपना एक फेसबुक प्रोफाइल राज मल्होत्रा के नाम से बनाया था। यानी मोहम्मद अंसार था तो मुसलमान, लेकिन फेसबुक पर खुद की प्रोफाइल हिंदू नाम से बनाई थी। फेसबुक पर वो इस तरह की तस्वीरें डालता था जिससे लगे कि वो बड़ा पैसे वाला है।
रईस की जिंदगी जीता है और उसके पास काफी ज्वेलरी है। किसी फोटो में वो बंदूक पकड़े दिखाई देता है तो किसी में उसके हाथों में नोटों की गड्डियां दिखाई देंगी। हाथों में नोटों के बंडल पकड़े हुए उसकी कई तस्वीरें हैं और इसके अलावा हाथों में अंगूठी, गले में सोने की भारी चेन और महंगी बाइक और कार के साथ भी उसने तस्वीरें खिंचाई और उन्हें फेसबुक पर लोड किया। मोहम्मद अंसार ने फेसबुक पर हिंदू नाम से प्रोफाइल क्यों बनाया, अब पुलिस इसकी भी जांच करेगी। मोहम्मद अंसार को जहां फायदा दिखता था लोग कहते वो वहीं पहुंच जाता था। कल अंसार की कुछ फोटो सामने आई थी जिसमें वो आम आदमी पार्टी का कैप पहने हुए था। इन तस्वीरों के आधार पर बीजेपी ने इल्जाम लगाया था कि मोहम्मद अंसार का आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है। आज शाम को आम आदमी पार्टी ने अंसार की कुछ फोटोज शेयर की जिसमें मोहम्मद अंसार बीजेपी की कैप पहने हुए हैं। वो बीजेपी के लोकल लीडर्स के साथ खड़ा है। इन फोटोज के आधार पर आम आदमी पार्टी ने आज ये इल्जाम लगा दिया कि दंगे बीजेपी ने करवाए, अंसार बीजेपी का आदमी है और बीजेपी दंगे इसलिए करवाती है क्योंकि दंगों से बीजेपी को फायदा होता है। ये वो आदमी है जिसका नाम अंसार है और ये वो टोपी पहन के अंसार यहां पे दिख रहे हैं। और देखिए टोपी कितनी जम रही है इनके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा के जहांगीरपुरी के दंगों के तथाकथित मास्टरमाइंड अंसार। हर दंगे का फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके केंद्रीय मंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रदेशों के अध्यक्ष, इनके मेंबर पार्लियामेंट, हर आदमी सिर्फ उस दंगे को किसी ना किसी तरीके से उसका राजनीतिक लाभ लेने में लगा हुआ था। अब दंगा करने वाले न तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं न किसी मजहब के होते हैं, वो तो दंगाई होते हैं। और जहां तक राजनीतिक संगठनों का सवाल है, जब जिसकी गुड्डी ऊपर होती है वो उसके साथ हो जाते हैं, उसकी टोपी पहन लेते हैं। जहांगीरपुर हिंसा का एक और किरदार है सोनू उर्फ यूनुस। सोनू वो शख्स है जो वीडियो में गोली चलाते हुए दिखाई दे रहा है। आज कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। पुलिस ने सोनू के पास से वो पिस्टल बरामद कर ली है जिससे उसने फायरिंग की थी। सोनू शेख को यह पिस्टल गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली ने दी थी। पुलिस ने गुलाम रसूल को भी पकड़ लिया है और अब उससे पूछताछ हो रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के साथ साथ पुलिस ने पूरी दिल्ली में निगरानी बढ़ा दी है। जिन इलाकों में टेंशन की थोड़ी बहुत भी आशंका है उन सभी इलाकों में पुलिस तैनात कर दी गई है। कई इलाकों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पुलिस पीस कमेटीज के जरिए सभी गुटों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रही है। आज जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद से भी शांति बनाए रखने की और अफवाहें न फैलाने की अपील की गई। पुलिस के कहने पर मस्जिद से ऐलान किया गया कि अगर कोई अफवाह फैलाता है तो इसकी जानकारी समाज के जिम्मेदार लोगों को दी जाए। अपने इलाके में एक बात की कोई अफवाहबाजी ना करें और अगर कोई ऐसी बात करता है तो उसे और इसके बारे में मौजूद लोगों को बताएं ताकि उसे रोका जा सके। मैं इनामुल हक सी ब्लॉक जामा मस्जिद का जिम्मेदार। मुस्लिम समाज की पहल अच्छी है। मस्जिद से जो अपील की जा रही है उसका असर होगा, शांति बनाने में मदद मिलेगी। पुलिस ने सख्ती की है, इसका भी असर दिखाई दे रहा है। दंगा करने वालों पर एनएसए लगाया गया है और एनएसए इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि पुलिस को शुरुआती जांच में लगा था कि जहांगीरपुरी में जो हुआ उसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी और कुछ बड़ी ताकतों का इन्वॉल्वमेंट था। दूसरी बात यह कि पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली, दंगा करने वालों को पकड़ लिया, लेकिन पुलिस की तमाम कोशिश के बावजूद आरोपी न तो ये बता रहे हैं कि उन्हें किसने भड़काया, न ये बता रहे हैं कि हथियार कहां से आए। पुलिस की जांच में भी पीएफआई का जिक्र आया है। इसके सबूत जुटाने में टाइम लगेगा, लेकिन आज के एक्शन से यह साफ हो गया कि होम मिनिस्ट्री इन दंगों को लेकर बहुत सीरियस है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। होम मिनिस्ट्री इसे एक नेशनल लेवल की कॉन्स्पिरेसी के रूप में देख रही है, इसलिए जांच गहराई से हो रही है और सच जल्दी सामने आएगा। सरकार ने पुलिस को साफ निर्देश दिया है कि अब किसी तरह की गड़बड़ी करने वालों के साथ नरमी न बरती जाए। गड़बड़ी करने वाला हिंदू हो या मुसलमान, एक्शन तुरंत लिया जाए और सख्त एक्शन लिया जाए। पुलिस को, प्रशासन को क्या करना है, इसकी मिसाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जरूर पेश की है। आज उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर लगाने के लिए,
शोभा यात्रा या कोई मजहबी जुलूस निकालने के लिए गाइडलाइंस तय कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि सभी को अपने धर्म के हिसाब से उपासना की आजादी है। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन यह फिक्स होना चाहिए कि लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल से बाहर न जाए और इससे लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो। इसी के साथ अफसरों से कहा गया कि नए धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने की परमिशन न दी जाए। योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि बिना परमिशन किसी भी तरह का धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा नहीं निकलने दी जाएगी। शोभा यात्रा निकालने के लिए परमिशन पहले लेनी होगी। इसी के साथ ऑर्गेनाइजर को शांति और सौहार्द और भाईचारा बरकरार रखने के लिए एक एफिडेविट देना होगा और सिर्फ उन धार्मिक जुलूसों को परमिशन दी जाएगी जो पारंपरिक रहे हैं। नए कार्यक्रमों को बिना वजह अनुमति नहीं दी जाएगी। योगी ने यूपी का माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि भड़काऊ बयान देने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। असल में ईद आने वाली है, इसी के साथ साथ अक्षय तृतीया का पर्व भी होगा और दोनों त्योहार एक साथ 3 मई को होंगे। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को ज्यादा अलर्ट रहने को कहा है। सेंसिटिव इलाकों में ज्यादा फोर्स की तैनाती का निर्देश दिया है। यूपी के सभी पुलिसकर्मियों और सीनियर अफसरों की छुट्टियां 4 मई तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। जो अफसर अभी छुट्टी पर हैं उन्हें 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करने को कहा गया है। फैसले का लाभ आम जनमानस को सीधा मिलेगा। अगर कहीं कोई भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और प्रशासन को उसकी जानकारी है तो प्रशासन वहाँ सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, इन सभी चीज़ों को व्यवस्थित करेगा, जिससे जो भी लोग आएंगे उस कार्यक्रम में तो उनको जो है परेशानी नहीं होगी। और आम जनता के हित के लिए फैसला है। हमारी सरकार सबके हित के लिए काम कर रही है और एक बैलेंस वे में समाज को हम आगे कैसे ले जाएं, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक और अच्छी बात यह हुई कि योगी आदित्यनाथ ने जो प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई, इसका स्वागत मौलानाओं ने भी किया। खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि सरकार का फैसला अच्छा है, ये किसी एक मजहब के लिए नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान, सबको नियमों का पालन करना होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो रिलीजियस फंक्शंस के बारे में जो कल फैसला लिया है वो बहुत ही अच्छा कदम है कि कोई भी रिलीजियस प्रोग्राम विदाउट प्रायर परमिशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और लाउडस्पीकर के सिलसिले में भी जो फैसला लिया है कि एज पर लॉ और कानून के मुताबिक ही लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की परमिशन होनी चाहिए। इस पर अगर वाकई में अथॉरिटीज़ अमल कर ली जाती हैं तो जो जहाँ कहीं भी छोटे मोटे वाक़यात पेश आते हैं वो पेश नहीं आएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि जो ये फ़ैसला हुकूमत ने लिया है इसको सब लोग ख़ुद माने और उसको फॉलो करें। सूफिया निज़ामी ने भी योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। सूफिया निज़ामी ने कहा कि जो फैसला योगी ने लिया, इसी तरह के कदम दूसरे राज्यों को भी उठाने चाहिए। किसी भी प्रदेश के अंदर अगर शांतिपूर्ण तरीके से अमन के साथ किसी भी धार्मिक आयोजन का आप आयोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये तमाम शर्तें और उसूल और कवायद बनाना ज़रूरी है। जिन सूबों के अंदर हिंसा हुई है उसमें बुनियादी बात यही है कि वहाँ बग़ैर किसी इजाज़त के यात्राएं निकाली गई, वहाँ बग़ैर किसी इजाज़त के सड़कों पर नारेबाजी की गई और उसका जो बुरा नतीजा है वो हम सबके सामने देखने को आया है। इसलिए मुझे तो ये बात कहने में कोई मुज़ायक़ा नहीं कि तमाम सूबों के वज़ीर आला को सूबा उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला की इन हिदायतों पर अमल करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि यहाँ पर रमज़ान भी है, यहाँ पर और तमाम यात्राएं भी निकल रही, लेकिन किसी भी तरीके का डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का फसाद कहीं भी देखने को नहीं मिला है। इसलिए जो भी निर्देश और जो भी हिदायतें जारी की गई हैं वो बिल्कुल मुनासिब हैं और कानून व्यवस्था के नुक्ते नज़र से तमाम शर्तों पर, इन तमाम उसूलों पर अमल करने की भी ज़रूरत है। अब ये बात तो माननी पड़ेगी कि योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी सख्त है, प्रशासन पर उनका पूरा कंट्रोल है, इसीलिए यूपी में शांति है, लोग चैन से हैं और अपराधी बेचैन हैं। दूसरे राज्यों में अब लोग ये कहने लगे हैं कि इसी तरह की सख्ती की ज़रूरत है। आज जहांगीरपुरी में हमारे संवाददाताओं से इलाके के लोगों ने कहा, अब बहुत हो चुका, दंगों पर रोक लगनी चाहिए। दंगों पर रोक तभी लग पाएगी
जब गड़बड़ी करने वालों में कानून का खौफ होगा, और कानून का खौफ तब होगा जब यूपी जैसा एक्शन होगा, योगी जैसा मुख्यमंत्री होगा। में भूल जाए कि दोबारा कि ऐसा कर्म करे, ऐसी कार्रवाई होना चाहिए। जैसे विकास दुबे का मारे थे ना, इनकाउंटर करे, ऐसी होना चाहिए। सरकार को ये ना सीधा गोली का ऑर्डर चलाइए, जो भी बदमाश है, जो भी रेप करता है, जो भी कोई गलत काम, सीधा गोली मारिए। इनको इस चीज की सजा जब तक नहीं मिलेगी, जब तक ये लोग नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों को जैसे यूपी में बुलडोजर बाबा चलाए गए हैं घरों पर, या इसी तरीके का माहौल होना चाहिए, तब जाकर उन लोगों को डर लगेगा, ऐसे क्राइम ना करें। हमें भी यहाँ पर भी दिल्ली में योगी सरकार ही चाहिए। प्रशासन ही ढीला है, यहाँ पे नेता यहाँ पे सपोर्ट करते हैं सबको, तो ये चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं योगी जैसे सरकार आए जो सबके सब यहाँ पे टाइट कर दे। हमें यहाँ पे डर डर के नहीं जीना। हम यहाँ पे 10-11 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। बहन बेटियाँ बाहर निकलती है, वो डरती है। आखिर ये क्यों, किसके कारण? प्रशासन की तो कमी है ये। तो हमें कुछ ऐसी टाइट प्रशासन चाहिए जो बिल्कुल इनको मनोबल बढ़ा हुआ है आतंकियों का, इनको दबाए और बिल्कुल डट के मुकाबला करे। प्रशासन हमें ढीली नहीं चाहिए। आज सारी सरकारें कहती है कि मैं एक दूसरे पे सौंपती है, लेकिन हमें एक ही सरकार चाहिए ऐसी जो इन आतंकियों को बिल्कुल शांत कर दे। तो इनकी मकान सब गिरा देने चाहिए, जैसे हमारे यूपी के अंदर चल रहा है योगी सरकार का बढ़िया सिस्टम लगा मुझे। वैसे दिल्ली के अंदर भी कोई ऐसी सरकार आए जो कि इसका समाधान सही तरीके से निकाले। दिल्ली के लोगों का कहना है कि गुंडों और दंगाइयों को लेकर अगर प्रशासन सॉफ्ट होगा, अपराधियों के नाम पर सियासत होगी, तो फिर इसी तरह के हालात बार बार बनेंगे। इसलिए दिल्ली पुलिस को यूपी से सबक लेना चाहिए। जी, हमको ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, परिवार के लिए, सबके लिए सुरक्षा जो हमको दे सके। कि जो दंगाई हमारे घर तक आ गए, घर तक आकर के हमारा दरवाजा हमने कुंडी लगा ली बच्चों को, बहनों को लेकर के अपने, है ऐसा ना हो कि मतलब हम आए दिन हम इसी खतरे में थोड़ी ना जिएंगे, है कि मतलब ये हमेशा दहशत बनी रहे मन के अंदर कि मतलब अब तो कोई दंगाई नहीं आ रहा। ये तो यूपी में योगी सरकार ही हमने देखी है अभी तक कि योगी सरकार जैसे यहाँ वहाँ पर रोकथाम लगाई है गुंडों की। हम ये नहीं कह रहे मुसलमान की हिंदू, गुंडे तो गुंडे हो, उसकी कोई जाति नहीं है, है जैसे योगी सरकार ने यूपी में रोकथाम लगाई है, उसी तरीके से ना दिल्ली में भी इसी तरीके की कोई सरकार आए, योगी सरकार आए या कोई भी आए कि जो रोकथाम गुंडों पर लगाए। फ्री का सामान जान रहेगी तभी तो सब कुछ रहेगा, जब जान ही नहीं रहेगी फ्री का कौन करेगा फिर। योगी का बुलडोजर वैसा ही सीएम चाहिए हमें दिल्ली में भी, जैसे उन्होंने यूपी में करा। हर जगह जो जहाँ तक योगी जी का राज है पूरे यूपी में, तो हमें वैसा ही चाहिए दिल्ली में भी। यूपी की गवर्नमेंट है वो क्राइम और क्रिमिनल्स के ऊपर ज्यादा उनका शिकंजा है और ये होना चाहिए। कुल मिलाकर के जो अपराधी हैं उस अपराधी और अपराध का खात्मा होना चाहिए। मेन थिंग इज दिस। और वो तरीका क्या है वो गवर्नमेंट वो देखेगी इस चीज को। कार्रवाई होगी ऐसी होनी चाहिए दिल्ली के अंदर भी। हम तो अरविंद केजरीवाल को, सीएम साहब को भी यही कहना चाहेंगे कि दिल्ली में कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जैसे योगी जी करते हैं डायरेक्ट। जो उनकी कार्रवाई है ना शायद मेरे ख्याल से तुरंत होती है, और यहाँ अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। जनता जनार्दन है, उनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हालांकि वो ये नहीं जानते कि दिल्ली में पुलिस केजरीवाल के अंडर नहीं है, लेकिन जनता को लगता है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार चलती है उस तरह से सरकार चलनी चाहिए। लोगों ने नोटिस किया, देखा, यूपी में हनुमान जयंती पर कोई टेंशन नहीं हुई। उल्टा हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर मुस्लिम भाइयों ने वहां फूल बरसाए। शोभा यात्रा में शामिल भक्तों के लिए शरबत का इंतजाम किया। ये कल मैंने आपको दिखाया था कैसे पूरे उत्तर प्रदेश में शांति रही। इसके बाद भी योगी ने दूसरे राज्यों की तस्वीरें देखकर पहले से ही एहतियातन कदम उठाए, और यह बड़ी बात है। आम लोग सरकार से इसी तरह की प्रोएक्टिवनेस की उम्मीद करते हैं, लेकिन हर राज्य में ऐसा नहीं होता। कम्युनल टेंशन महाराष्ट्र में भी है। लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा के पाठ पर विवाद महाराष्ट्र में भी हो रहा है। सरकार इस पर दोनों पक्षों से बात करते करते रास्ता निकालने के बजाय गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के बजाय सियासी बयानबाजी कर रही है। आज संजय राउत ने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र में हालात बीजेपी ने खराब किए। बीजेपी ने वोट के लिए
टेंशन क्रिएट कर दी। काम दिया है ये, और ये लाउड स्पीकर्स का मामला उठाया आप लोगों ने। देश के और भी बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार से अगर आप तनाव पैदा करोगे तो देश की अर्थव्यवस्था को, जो पहले ही उद्ध्वस्त हो चुकी है कोविड काल में, लोग अभी अभी उभर रहे हैं, अभी अभी लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोग अभी अभी काम पर जा रहे हैं, अभी अभी व्यापारी उद्योगपति का काम चल रहा है, और उसमें फिर एक बार आप राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस प्रकार के दंगे की राजनीति करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था श्रीलंका और यूक्रेन से भी नीचे जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब संजय राउत परेशान हैं, सियासी बयान दे रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है। अगर बीजेपी साजिश कर रही है, दंगा करवा रही है, तो बयान देने के बजाय उद्धव ठाकरे की सरकार को बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनकी साजिश को एक्सपोज करना चाहिए, दंगा करने वालों के चेहरे सामने लाने चाहिए। लेकिन ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि शिवसेना भी सियासत कर रही है, बीजेपी भी सियासत कर रही है और राज ठाकरे भी जमकर सियासत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के सियासी विवाद के बीच एक अच्छी खबर आई है। मस्जिदों से लाउडस्पीकर की आवाज कम सुनाई देने लगी है। मुंबई पुलिस ने माना कि शहर की 72% मस्जिदों में सुबह की अजान लाउडस्पीकर से देना या तो पूरी तरह बंद कर दिया गया है या फिर उनकी आवाज बहुत कम कर दी गई है। अच्छी बात यह कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का साउंड लेवल कम करने का फैसला सरकार के प्रेशर में नहीं किया गया, न सरकार को कोई ऑर्डर आया। मस्जिदों के मौलानों ने झगड़ा खत्म करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए अपने आप लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने का फैसला किया। एक हफ्ते पहले पुलिस ने सभी पक्षों से मिलजुल कर रास्ता निकालने की अपील की थी, जिसके बाद मस्जिदों ने यह कदम उठाया। पिछले कई दिन से बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये मांग कर रहे थे कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाएं। राज ठाकरे ने तो राज्य सरकार को धमकी दी थी, अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन उलेमा काउंसिल ने विवाद की जड़ को खत्म करने की खुद ही पहल कर दी। मौलानाओं का कहना है कि उन्होंने आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया। अजान के मामले में हमारे शहर के सीपी, मुंबई शहर के पुलिस कमिश्नर पांडे साहब ने जो एक खूबसूरत पहल की, सभी धर्मों के लोगों को जमा किया और देश के कानून के तहत जो है काम करने की लोगों के अंदर एक अच्छी इच्छा जगाई। तो अजान का मसला चूँकि ख़ास तौर पर उठाया गया था और ये सिर्फ बहानेबाजी है हीरो बनने के लिए, लेकिन इसके बावजूद हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा ख्याल करने वाले लोग हैं अपने पड़ोसियों का, शहरियों का, अपने भाइयों का और आसपास में बसने वाली कौमों का। तो हमने सीपी साहब के आह्वान पर अपनी मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज़ें कम कर दी हैं और न सिर्फ आवाज़ें कम की हैं बल्कि हमने कहीं कहीं ज़रूरत भी महसूस हुई है तो हमने डाइवर्ट भी किया है आवाज़ों को, जो तकलीफ़ पहुंचाने वाली जगहों की तरफ अगर आवाज़ जा सकती थी, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, हमारे यहाँ एक आध मसले ऐसे हुए हैं तो हमने उनका डायरेक्शन चेंज किया है। मैं मौलाना अनीस की तारीफ करूंगा, उन्होंने सोच समझकर फैसला किया, बाकी लोगों को परसुएट किया। लेकिन जहां तक राजनेता हैं उनके बारे में क्या कहें। एमएनए सब दावा कर रहे हैं कि अगर लाउडस्पीकर से अजान की आवाज़ कम हुई है तो उसका क्रेडिट उनकी पार्टी को जाता है। ये पालन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार होना चाहिए। अगर वो करते हैं वो ऑर्डर के अनुसार तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम किसी धर्म और प्रार्थना के खिलाफ नहीं है। लोगों को नॉइस पोल्यूशन की वजह से जो तकलीफ होती है उसके खिलाफ है। ये सामाजिक प्रश्न है, सोशल क्वेश्चन है, सोशल प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होना चाहिए। यही हमारी मांग है। अगर पुलिस धर्मगुरु को ये मौलाना को बुला के अगर कुछ उसमें से मिडवे निकालती है और निकाल रही है तो ये पूरा श्रेय हमारा ही है, उनका हम स्वागत करते हैं। मुंबई में मौलानाओं ने लाउडस्पीकर के लिए गाइडलाइंस खुद तय कर ली हैं, आवाज़ कम कर दी है, इन गाइडलाइंस पर अमल भी शुरू कर दिया है।
लेकिन महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल किसी और ही दुनिया में हैं। उन्होंने आज भी कहा कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के बारे में अफसरों से रिपोर्ट देने को कहा गया है। अफसरों की रिपोर्ट आने के बाद महाराष्ट्र सरकार लाउडस्पीकर के बारे में गाइडलाइंस जारी करेगी। कैबिनेट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो फील्ड लेवल की जो इनपुट रहती है वो इनपुट ले लेंगे, शासन के सामने, गवर्नमेंट के सामने वो रखेंगे। इसके ऊपर गवर्नमेंट निर्णय लेगी। कब तक आएगा ये दौरान? आप नहीं, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि इसके काफ़ी परिणाम है। वो सब जो स्टेक होल्डर्स है उनको सबसे बात करनी पड़ेगी। अब एक बात साफ है, पिछले कुछ महीनों में जब से राज ठाकरे एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं, उन्होंने शिवसेना की नाक में दम कर दिया है। राज ठाकरे वो इश्यूज उठाते हैं जो बाला साहब ठाकरे और शिवसेना से हमेशा जुड़े रहे। उन्होंने लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया। अब ये मामला सुलझा तो अयोध्या जाने का ऐलान कर दिया। राज ठाकरे इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ अलायंस होने की वजह से उद्धव ठाकरे की बहुत सारी राजनीतिक मजबूरियां हैं। वो हिंदुत्व के सवाल पर उतना खुलकर स्टैंड नहीं ले सकते। इस सिचुएशन ने राज ठाकरे को पूरा मौका दिया है, लेकिन राज ठाकरे के विरोधी कहते हैं कि राज ठाकरे कभी कभी जागते हैं। अगर वो महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो उन्हें लगातार एक्टिव रहना होगा, और जिस तरह से वो आजकल एक्शन में हैं उसी तरह एक्शन में रहे तो उन्हें जरूर जगह मिलेगी। एक अच्छी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जामनगर में WHO के ट्रेडिशनल मेडिसिन के ग्लोबल सेंटर की आधारशिला रखी। इस मौके पर मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर PK जगन्नाथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस भी मौजूद थे। इस ग्लोबल सेंटर के लिए जामनगर को काफी सोच समझकर चुना गया है। नरेंद्र मोदी ने बताया कि जामनगर वो शहर है जहां 50 साल पहले पूरी दुनिया की पहली आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रही है, बल्कि लाइफस्टाइल का एक होलिस्टिक साइंस बन गई है। डॉक्टर टेड्रोस ने अपनी स्पीच की शुरुआत गुजराती और हिंदी से की। नमस्कार। केम छो बधा? मजामा? थैंक यू। गुजराती में आवीने मने बहु मजा आवी। I should say that I have a special connection with India. I told this to His Excellency Prime Minister a number of times. I was told by teachers from India in my high school years and later in university when I was studying biology. And in fact, I learned about traditional medicine in India from an early age through those teachers of mine from India. नरेंद्र मोदी भारत की विरासत को, ज्ञान को, विज्ञान को फिर से दुनिया के सामने रख रहे हैं। पहले उन्होंने योग को दुनिया भर में पहचान दिलाई, अब आयुर्वेद को वर्ल्ड के सामने बेहतर चिकित्सा पद्धति के तौर पर पेश कर रहे हैं। दुनिया भी मानती है कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति एक दिन दुनिया के काम आएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।